नमस्कार, एएनपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। दिल्ली बीजेपी कार्यकारिणी के बैठक का रविवार को दूसरा दिन रहा। दूसरे दिन कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली देहात के माजरा डबास गांव में हुई और वहीं इस मौके पर यहां किसान महापंचायत आयोजित की गई। कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे की सरकार अनदेखी नहीं करे। जनसंघ की स्थापना इसी मकसद से की गई और हिंदुस्तान की राजनीति में केंद्र बिंदु में आज बीजेपी है। राजनीति के अर्थ को समझना होगा, ये पवित्र शब्द है और समाज को सन्मार्ग की ओर ले जाए वही राजनीति है। आज ये अपना अर्थ खो चुका है और ये विडंबना है कि राजनीति के भाव को पुनः स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कहीं ना कहीं हमसे चूक हुई। दिल्ली हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 15 साल कांग्रेस रही। हमने सोचा था कि कांग्रेस के बाद खाली स्पेस को बीजेपी भरेगी, लेकिन हुआ उल्टा। हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। छोटे मन का व्यक्ति कभी बड़ा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यही मैंने कहा, श्रम और सेवा के माध्यम से दिल्ली की जनता का विश्वास हासिल करने की वो कोशिश करें। और आज सर आपने कहा है कि जो 15 प्रमुख है उनको भी बढ़ावा दिया जाए, जिस प्रकार से आप पार्टी को मजबूत करने की कोशिश। अरे आप लोगों ने जब सब सुन ही लिया तो मैं क्या करूं। वहीं बीजेपी ने हाल ही में उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदला है। त्रिवेंद्र सिंह रावत की जगह पार्टी ने तीरथ सिंह रावत को उत्तराखंड का सीएम बनाया है। उत्तराखंड के बाद अब दक्षिण के राज्य कर्नाटक में भी सीएम बदलने की मांग उठने लगी है। कर्नाटक के बीजेपी विधायक बसनगौड़ा यत्नाल ने कहा कि मुख्यमंत्री 100% बदला जाना चाहिए। यत्नाल ने कहा कि हम इस सीएम के साथ चुनाव में नहीं जा सकते। उन्होंने कहा कि इस बात से जनरल सेक्रेटरी भी अवगत होंगे। बीजेपी विधायक ने यह कहा है कि यदि पार्टी यहां पर सरवाइव करना चाहती है तो मुख्यमंत्री को बदलना ही होगा। गौरतलब है कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने से कहीं अधिक कम सीटों वाले जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन कर सरकार बनाई थी। विधानसभा चुनाव में सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े से दूर रह गई और बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए कांग्रेस ने जेडीएस को मुख्यमंत्री पद भी दे दिया था। एचडी कुमारस्वामी मुख्यमंत्री बने, लेकिन ये सरकार विधायकों के असंतोष और इस्तीफे के कारण अल्पमत में आ गई थी और कुमारस्वामी को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा था। कुमारस्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने सरकार बनाई और बीएस येदियुरप्पा मुख्यमंत्री बने। अब बीजेपी में भी सीएम को लेकर के असंतोष दिखने लगा है और यत्नाल ने खुलकर के सीएम बदलने की मांग को लेकर के अब नई चर्चा को जन्म दे दिया है। बता दें कि हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के पुराने मामले में जांच की इजाजत दे दी थी। उधर महाराष्ट्र में मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद राज्य के गठबंधन वाली सरकार डिरेल होती नजर आ रही है। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के गठबंधन वाली एनवीएस सरकार में उठापटक के आसार नजर आने लगे हैं। और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिवसेना के सांसद संजय राउत ने परमवीर सिंह की चिट्ठी विवाद को लेकर के कड़े बयान दिए हैं। राउत ने सभी सहयोगी दलों को आत्ममंथन करने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सभी दलों को यह जांचना चाहिए कि क्या उनके पांव जमीन पर हैं या फिर नहीं। मैंने पहले भी कहा था, कुछ मामलों में राज्य सरकार को पहले से नजर रखनी चाहिए और कुछ अफसरों की निगरानी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री ने इस सरकार का सम्मान काफी मजबूती से बचाए रखा है और वहीं अनिल देशमुख के सवाल पर राउत ने यह कहा है कि शरद पवार इस मामले पर सही फैसला लेंगे और आज दोपहर के बाद दिल्ली जाऊंगा, उनसे मिलने की कोशिश करूंगा। नासिक में संजय राउत ने यह कहा कि अनिल देशमुख पर लगाए गए आरोप काफी गंभीर हैं। किसी भी मंत्री के लिए ऐसे आरोप नहीं लगने चाहिए। यह आत्मनिरीक्षण का समय है और राउत ने यह कहा कि लोग इसे लेटर बम कह रहे हैं और इसमें जो कुछ भी सच्चाई है उसकी जांच उद्धव ठाकरे और शरद पवार करेंगे। अनिल देशमुख ने खुद जांच की मांग की है। एंटिलिया केस में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के, सीएम के या फिर शरद पवार के। और वहीं उन्होंने यह भी कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह ऑपरेशन लूट है। उन्होंने यह कहा कि रंगदारी एक अपराध है और अगर इस मामले में शरद पवार को ब्रीफ किया जा रहा है तो सवाल उठता है कि शरद पवार जब सरकार में नहीं है तो उन्हें किस बिना पर ब्रीफ किया जा रहा है। और एक सवाल यह भी उठता है कि शरद पवार ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की है इस अपराध को रोकने के लिए और इस अपराध की छानबीन की। What is the role of Sharad Pawar
शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। परमवीर ने, एक्स पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि मैं शरद पवार को भी ब्रीफ करता था। क्या ब्रीफिंग होती थी? शरद पवार तो सरकार के अंग नहीं है, आपको मालूम है। शरद पवार ठीक है, बड़े नेता हैं, लेकिन वो कोई गवर्नमेंट के पार्ट नहीं है। तो एक पुलिस कमिश्नर उनको ब्रीफ कर रहा था और ये भी ब्रीफ किया कि पैसे मांगे जा रहे थे। तो शरद पवार इतने बड़े नेता, उन्होंने कार्रवाई क्या की आपको मालूम है ना? 100 करोड़ रुपए का उगाही करना एक्सटॉर्शन होता है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर ने गंभीर आरोप महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर लगाया है। उन्होंने कहा कि आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक महीने में एक पुलिस चीफ को 100 करोड़ रुपए देने की बात कही जाती है तो जब से उनकी नियुक्ति हुई है और अब तक वो कितना पैसा दे चुके थे। कि एक पुलिस कमिश्नर को, पुलिस चीफ को 100 करोड़ रुपया देने की बात कही जाती है तो जब से उनकी नियुक्ति हुई और अब तक वो कितना पैसा दे चुके थे? क्या केवल महाराष्ट्र के गृह मंत्री को दिया या किसी और को भी दिया है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? अगर पूरे महाराष्ट्र के मुंबई से इस तरह का पैसा देने की बात और लेने की बात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कही है तो आप कल्पना कर सकते हैं मुंबई के अलावा जो बाकी जिले हैं वहां से कितना पैसा आता होगा। क्या उसके आंकड़े भी सामने आएंगे? क्या मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई प्रकाश डालेंगे? ये जानना देश और महाराष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है कि आखिर कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे, किन किन को पैसा जाता था, पर महीने कितना जाता था, अब तक कुल कितना पैसा गया है। आखिर महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री इस पर चुप क्यों? वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किरीट सोमैया का कहना है कि अब सब कुछ ओपन हो गया है, कि ठाकरे सरकार वसूल करने वाली सरकार है। एपीआई सचिन वाजे और एसीपी संजय पाटिल, पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह और गृह मंत्री अनिल देशमुख पैसा वसूल कर रहे थे और इन सबकी अब गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये 4 जन की टोली ये वसूली कर रही थी और उनको सूचना देने का काम कौन कर रहा था? तो मुख्यमंत्री कार्यालय के अनिल परब। 4 जन की गिरफ्तारी होनी चाहिए और अनिल परब की जांच होनी चाहिए। अरे ये अभी तो गृह मंत्री और परमवीर सिंह, एसीपी, एपीआई ने कबूल किया है कि वो वसूली करने का धंधा करते थे। तो एक्सटॉर्शन एक्ट के अंतर्गत इन 4 के खिलाफ तुरंत गुना दाखिल हो। और महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग अब तेज होने लगी है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की तरफ से अनिल देशमुख पर वसूली का आरोप लगा है और वहीं बीजेपी नेता राम कदम ने भी इस पूरे मामले पर इस्तीफे की मांग की है। राज्य के मुखिया के तौर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री स्वयं की नार्को टेस्ट कराते हुए तुरंत इस्तीफा दें। जिनके नाक के नीचे आंखों के सामने इतना घिनौना दुष्कर्म हुआ है, उन्हें सत्ता पे और पद पे रहने का अधिकार कतई नहीं है। आजाद भारत के इतिहास में इसके पूर्व इस प्रकार का घिनौना दुष्कर्म कभी नहीं हुआ। साथ साथ में राहुल गांधी, शरद पवार जी और शिवसेना दल, इन तीनों को जवाब देना होगा। ये जो वसूली के पैसे आ रहे थे, इन पैसों में सबकी हिस्सेदारी क्या थी? वे जब तक इस्तीफा नहीं देते तब तक महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर उतर करके तीव्र स्वरूप में। उधर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में गैस रिफिलिंग की दुकान में धमाका होने से हड़कंप मच गया। एक साथ 12 गैस सिलेंडर फटने की खबर है। जानकारी के अनुसार गोंडा जिले के
उमरी बेगमगंज थाना इलाके के आदमपुर चौराहे पर यह घटना हुई है और आदमपुर चौराहे पर बाबू पठार गैस रिफिलिंग का काम करता था। रविवार की सुबह अचानक से दुकान में विस्फोट हो गया। इसके बाद एक साथ ताबड़तोड़ 12 गैस सिलेंडर फट गए, जिससे दुकान में आग लग गई। आग की सूचना मिलते पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। थाना उमरी बेगमगंज में यहाँ पे 3 भाइयों की एक कमरे की दुकान थी। इसमें बाबू के द्वारा अपनी दुकान में खुद ही साइकिल के पंचर बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन वहीं पे छोटे 5 केजी के उसने सिलेंडर्स रखे थे और उन्हीं सिलेंडर्स में आग लग जाने के कारण से वह दुकान और उसके बगल में एक उसी के भाई की दुकान जो बढ़ई ने किराए पे ले रखी थी, वह दुकान भी पूरी तरह से जल गई है। और उसके बगल में उसका जो तीसरा भाई था, वो अपने परिवार सहित रहता था, वह दुकान भी क्षतिग्रस्त। और वहीं मनसुख हिरेन हत्या मामले में महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इस बीच कल एटीएस ने कोर्ट से सचिन वाजे ने कस्टडी की मांग भी की गई थी और जिस पर कोर्ट ने यह कहा कि 25 मार्च के बाद उन्हें कस्टडी सचिन वाजे की मिल सकती है। इससे पहले एंटीलिया मामले में अधिवक्ता KH गिरी कल NIA के मुंबई स्थित ऑफिस में अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए पहुंचे। ये वही अधिवक्ता हैं जिनके जरिए कारोबारी मनसुख हिरेन ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के अलावा ठाणे और मुंबई के कमिश्नर से शिकायत की थी कि कुछ पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मी उन्हें परेशान कर रहे हैं। बाद में मनसुख हिरेन का शव ठाणे की खाड़ी के पास पानी में डूबा मिला और शुरुआती जांच में यह माना गया कि मनसुख ने आत्महत्या की है, लेकिन उनके मुंह से मिले 5 रुमालों के बाद अब यह माना जा रहा है कि संभवतः उनकी हत्या की गई। बहुमंजिला इमारत एंटीलिया के पास जिस कार में विस्फोटक सामग्री मिली थी, वो मनसुख हिरेन की कार बताई जा रही है और सूत्रों का यह दावा है कि गिरफ्तार पुलिस अफसर सचिन ने मनसुख हिरेन को अधिवक्ता गिरी के बारे में सुझाव दिया था, लेकिन मीडिया और पुलिसकर्मियों के बारे में शिकायत दर्ज कराने के कुछ दिन बाद ही हिरेन की मौत हो गई, जिसके कारण मामला गंभीर बन गया। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासन को सड़कों पर और सड़कों के किनारे अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक स्थल को चिन्हित कर इनकी सूची शासन को भेजने को कहा था। सार्वजनिक स्थल पर अवैध धार्मिक स्थल के बनाए जाने पर 3 साल की सजा हो सकती है। जिसकर अयोध्या बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने अब इसका स्वागत किया है। इकबाल अंसारी ने यह कहा है कि लोगों को मौका मिलता है धार्मिक निर्माण से सार्वजनिक स्थल को कब्जा करने का। उन्होंने कहा कि सरकार कानून में सजा का प्रावधान ला रही है तो बेहतर है मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मजार के लिए जो जगह बनाई गई वहीं बनाई जानी चाहिए। सरकारी या गैर सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाना जुर्म है। और वहीं सार्वजनिक स्थल की जमीन सबके लिए होती है। सार्वजनिक जमीन पर कब्जा होने पर लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं। वहीं राम जन्मभूमि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इसका समर्थन किया है। आचार्य सत्येंद्र दास ने यह कहा है कि बिना भय के कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं होता। सार्वजनिक स्थल पर लोग मनमानी करके धार्मिक स्थल बनाए जाते हैं, जो गलत है। जो कानून है, सार्वजनिक स्थल पे जो भी जगहें खाली पड़ी हुई हैं, और आजकल तो लोगों को एक मौका मिल जाता है कि सार्वजनिक ज़मीन पर कब्जा करने का, तो सरकार ने जो भी कानून बनाए हैं बिल्कुल बेहतर है। हम तो यही मानते हैं कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, मज़ार जो भी इसके लिए जगह बनाई गई है उसी पे होना चाहिए। और नई जगह किसी की ज़मीन जो है, या सरकारी ज़मीन हो या किसी की ज़मीन हो, जबरिया कब्जा का जो है करके उस पर बनाना जो है ये कानूनन जुर्म है। पहले भी था, आज भी है। तो हम ये चाहते हैं कि जो पुरानी परंपराएं हैं उसी को बहाल रखा जाए, ना कि जो है नई परंपराएं जो बनाई जाती हैं कहीं भी रास्ते में मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे मज़ार हो, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि ज़मीन सार्वजनिक वो सबके लिए होती है। और जब ज़मीन पे लोग कब्जा कर लेते हैं तो बाद में लोगों को ये जो है बहुत सी जो है दुश्वारियाँ होती हैं। तो सरकार ने खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले, पतले, कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती?
भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुख करते हैं कुछ और खबरों की ओर। राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में शनिवार देर रात 4 राउंड फायरिंग से दहशत फैल गई। गोली चलने से 2 युवक घायल हो गए। उन्हें आनंद फानन में ट्रॉमा सेंटर भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं भीड़ भाड़ वाले इलाके में घटना से सनसनी फैल गई और इधर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जा रहा है कि किसी बात पर हुए विवाद के बाद फायरिंग की गई थी। शामिना के पास सूचना मिली अभी लेट नाइट कि वहाँ पे कुछ फायरिंग की घटना हुई है। उस फायरिंग की घटना पे चौक पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और वहाँ पे जब देखा तो 2 बच्चों को छर्रे टाइप के लगे हुए थे, जिनको तत्काल ट्रॉमा सेंटर एडमिट करा दिया गया उपचार के लिए और पूरी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। मुकदमा लिखकर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। अब पूरी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और यदि कोई कनेक्टेड मैटर होगा तो उसको भी उसको कितने लोगों का नामजद किया गया है। अभी तहरीर मिल रही है, अभी तहरीर अभी तक मिली नहीं, जिससे मिल जाएगी हम लोग तत्काल विधि कार्रवाई। वहीं पंजाब के लुधियाना में सड़क हादसे में एक युवती की मौत हो गई। युवती कोचिंग सेंटर से पढ़ाई करते हुए घर लौट रही थी, जो एक टैंकर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लुधियाना के छावनी मोहल्ले के भाई मन्ना सिंह नगर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर सीवरेज सफाई करने वाले नगर निगम के तेज रफ्तार टैंकर ने एक्टिवा सवार 20 वर्षीय युवती एकता वर्मा को कुचल दिया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद से चालक घटनास्थल से फरार बताया जा रहा था। झारखंड के सिमडेगा जिले के केशरपुर ग्राम पंचायत के हल्दीबेरा गांव के रहने वाले 65 वर्षीय जेठू कोटवार की मौत हो गई और परिजनों के मुताबिक जेठू कोटवार अपने घर से 10 किलोमीटर पैदल चलकर केशरपुर स्थित पंचायत भवन कोरोना का टीका लेने के लिए पहुंचे थे। उनके साथ उनकी पत्नी मोनिका देवी भी पहुंची थी। वे लोग पैदल 10 किलोमीटर की दूरी तय करके पंचायत भवन तक पहुंचे थे। जेठू कोटवार ने अपनी पत्नी मोनिका देवी के साथ कोरोना का टीका लिया था। परिजन के मुताबिक टीका लेने के 10 मिनट के बाद जेठू कोटवार उल्टी करने लगा। स्थिति को देखते हुए टीकाकरण केंद्र से इलाज के लिए जेठू को सिमडेगा सदर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत में सुधार न होने के कारण देर शाम उसे राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान रांची रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में उनकी मौत हो गई। तो आपको बता दें, इलाज के दौरान मौत की खबर सामने आई है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए केजरीवाल सरकार अलर्ट हो चुकी है। बीते दिन यहां 813 नए केस सामने आए। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में 80,000 के करीब टेस्ट रोज हो रहे हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत के 5 गुना से ज्यादा है। सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा कि हम ठीक दिशा में चल रहे हैं। जिस तरह से टेस्टिंग की जा रही है, लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है, उससे लगता है कि कोरोना जल्द ही काबू में आ जाएगा।
तो आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया है कि कोविड-19 कंट्रोल करने का जो प्लान है उसे अब बना लिया गया है। कहीं ना कहीं कोविड-19 को अब काबू किया जा रहा है। कोरोना महामारी के दूसरे चरण पर पंजाब सरकार ने सख्ती के आदेश जारी कर दिए हैं। बावजूद इसके लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं और इसी के मद्देनजर बरनाला पुलिस सख्त हो चुकी है। बिना मास्क घूम रहे लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं और चालान काटे जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने सख्ती करते हुए नगर में डॉक्टरों की टीम के साथ नाका लगाया और इस दौरान बिना मास्क वाले लोगों का पहले तो मौके पर कोरोना टेस्ट करवाया और उसके बाद उन्हें मास्क दिए गए। वहीं बरनाला पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि कोरोना से लोगों को बचाने के लिए जागरूकता मुहिम चलाई गई है, जिसके चलते कुछ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं और इसी के चलते कोरोना टेस्ट और चालान करने की मुहिम चलाई गई और इसी के साथ ये मुहिम आगे जारी रहेगी। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆਬੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਬਰਨਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਦੀਪ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਛਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸਕ ਪਾ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੋਂ ਮਤਲਬ ਮਾਸਕ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲकुल जी बिल्कुल सही है। हाँ टेस्टिंग हो रही है। वहीं नागालैंड के मोकोकचुंग में रविवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। इस दौरान लोग अपने घरों से बाहर निकले। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक मोकोकचुंग में सुबह 10:06 पर यह भूकंप आया, जिसकी तीव्रता 4.2 मापी गई। हालांकि अब तक किसी भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश के चंबा में 9 मार्च को 3.6 तीव्रता का भूकंप आया था। किसी के हताहत होने या फिर संपत्ति के नुकसान की कोई खबर नहीं थी। इसके पहले 8 मार्च को चंबा में 3.6 और 3.5 के 2 मध्यम तीव्रता वाले भूकंप आए थे जिले में और उसके आसपास सुबह 10:20 पर और 10:38 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। मुंबई में मनसुख हिरेन हत्याकांड मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का भी अब बयान सामने आया है। कंगना रनौत सोशल मीडिया पर राजनीतिक घटनाओं पर काफी कमेंट करती रहती हैं। अपने लेटेस्ट ट्वीट में उन्होंने एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि जब मैंने महाराष्ट्र सरकार के भ्रष्टाचार और खराब प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाए तो मुझे गालियां धमकियां दी गई, मेरी आलोचना की गई। मैंने विरोध किया, लेकिन मेरे प्यारे शहर के प्रति मेरी निष्ठा पर सवाल उठाए गए। मैं चुपचाप रोती रही। जब उन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से मेरा घर गिरा दिया तो बहुत से लोगों ने खुशी मनाई थी। कंगना ने अपने अगले ट्वीट में खुद को देशभक्त बताया है और लिखा है कि आने वाले दिनों में ये लोग पूरी तरह से एक्सपोज हो जाएंगे और आज मैं खड़ी हुई हूं और ये साबित करता है कि मेरी रगों में बहता बहादुरी राजपूती खून उस धरती के प्रति समर्पित है और सच्चा प्यार करता है जो मुझे और मेरी फैमिली को पालती है। मैं सच्ची देशभक्त हूं, ना कि हरामखोर। उत्तर प्रदेश सरकार के 4 साल पूरे होने के बाद और आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव एवं 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पिछले 4 वर्षों का लेखा जोखा एवं किए गए विकास कार्यों को गिनाने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। एक तरफ जहां 19 मार्च को अमेठी जनपद के मुख्यालय के जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रभारी मंत्री मोहसिन रजा की अध्यक्षता में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश पासी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन मंत्री महोदय इस कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर के लोगों में खासा नाराजगी देखने को मिली। पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर एक पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। आज भारतीय जनता पार्टी शुक्ल बाजार मंडल द्वारा बूबूपुर में 4 वर्ष के पूर्ण होने पर आयोजित कार्यक्रम में सरकार की योजनाओं के बारे में चर्चा हुई और पंचायत चुनाव के भी बारे में योजना रचना के। उत्तर प्रदेश के जालौन में कुछ लोग खेतों में गोकशी कर रहे थे, जिसकी सूचना मुखबिर द्वारा कोतवाली पुलिस को दी गई। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रभारी निरीक्षक वलीराज पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोकशी कर रहे 4 लोगों को पकड़ लिया। साथ ही मौके पर 11 खाल के टुकड़े और 10 क्विंटल गोमांस बरामद करने में सफलता भी हासिल की।
कौंज थाना क्षेत्र में कल चमेड़ गांव में, जो कौंज थाना क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से 4 लोगों को एक लोडर के साथ गिरफ्तार किया गया है। इस लोडर में भारी 2 कुंटल लगभग करीब गौ मांस इसमें लदा हुआ था। इनके पास से तमंचे और 7 जिंदा कारतूस और चाकू और 2 कुल्हाड़ी और बाका भी बरामद किया गया है। इनके खिलाफ सर किस प्रकार की कार्रवाई? इन लोगों के खिलाफ मुकदमे गौवध से संबंधित मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं और अवैध असलहे जो इनके पास थे उससे संबंधित मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनको गिरफ्तार। चलिए, खबर दोपहर में बस इतना ही। आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ।